अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क इस वक्त कोरोना के बढ़ते केसेस की हिद्दत से तप रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 5000 से ज्यादा केसेस और 100 से ज्यादा अमवात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कोरोना पर ही सियासत का बाजार भी गर्म है। वजीर आजम कोरोना की जिम्मेदारी सूबों पर डालकर वफाक को बरिउज़िम्मा करार देते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी वफाक की सेहत पॉलिसी को ही मायूसकुन समझते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के अस्पतालों को खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों से बेहतर होने का दावा करते हैं। ऐसे में कप्तान के खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले हैं? मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल बकलम खुद जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा फरमाते हैं और खंडर नुमा अस्पताल की वीडियो बनाकर सिंध हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। इन सियासी शोबदाबाजियों से अवाम की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, इससे कतई नजर सियासी जमातों के ड्रामे अपने अपने नाजरीन को राम करने की कोशिश में ज़रूर रहते हैं। और ऐसे ही वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के मारूफ ड्रामा निगारों के साथ एक मुलाकात की है। बेशक ये वीडियो लिंक के जरिए रही मुलाकात, मगर इसमें कराची और लाहौर से नामवर राइटर्स ने वज़ीर आज़म के ख्यालात को बराह रास्त सुना है। इस मुलाकात के समरात कब तक नाजरीन के सामने आएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सियासी ड्रामे से हटकर टीवी ड्रामे की बात की जाए तो ड्रामा अपने नाजरीन से इस कदर मुनक़ता हो चुका है कि शायद लफ्ज़ सियासत की तरह लफ्ज़ ड्रामा भी अपनी ताबीर खो चुका। इसकी कॉनोटेशन मनफी हो चुकी है और हर जाली, मनफी और असल से दूर चीज़ को ताबीरन ड्रामा कहा जाने लगा है। खैर, मौजू ये नहीं है, मौजू ड्रामे की मकसदियत भी नहीं है। मार्क ट्वेन ने अपने एक नॉवेल के दिबाचे में ये लिखा था कि अगर कोई शख्स इस कहानी में मकसद तलाश करता पाया गया तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर किसी ने इससे सबक लेने की कोशिश की तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने इसमें प्लॉट तलाश करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। बहस पुरानी है कि ड्रामा हकीकत की अक्कासी नहीं करता बल्कि नई हकीकतों की पेशगोई करता है। साइंस फिक्शन फिल्मों ड्रामों ने नई इजादात की राहें खोजी कि तखय्युल तख्लीक की राहें हमवार करता है, मगर सवाल ये भी नहीं। सवाल है पाकिस्तान का ड्रामा क्या अपने मुआशरे से कनेक्टेड है और क्या इसका हाथ नाज़िर की नब्ज़ पर है? ड्रामा जिस घर की चार दीवारी के अंदर घुस गया है, क्या उसके मकीन मुआशरे के लिए अजनबी तो नहीं है? सवाल ये भी है कि कोरोना के बहरान में, तिब्बी सहूलियात के फुकदान में, हुकूमती के तूफ़ान में, लॉकडाउन के नुकसान में वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहक ड्रामे के जवाल की फ़िक्र जलते रोम में नीरो की बांसुरी तो नहीं? इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन आगाज़ में हम रखेंगे वो मामला, एक ऐसी हकीकत है जिस पर एक अरसे से सियासी रहनुमा जिसे ड्रामा कहते रहे, अब MQM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर इंकिशाफ करते हैं। MQM का भारत से पैसे लेने का मामला हकीकत है। इन्हीं ड्रामों और हकीकतों पर आज बात रहेगी। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तदरीर इफ्तिखार अहमद साहब, सईद काजी साहब, और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में ड्रामा निगार कॉलमिस्ट आमना मुफ्ती साहब। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब, सईद काजी साहब और आमना मुफ्ती साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले उस हकीकत से आगाज़ कर लेते हैं और बाद में प्रोग्राम में ड्रामे की तरफ जाएंगे। हकीकत एक ऐसी बात जो बहुत ज़बान ज़द-ए-आम भी रही, जिस पर बातचीत भी होती रही, मगर आज उस हकीकत को खुद उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तस्लीम कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, MQM लंदन के साबिक रहनुमा, कहते हैं कि हकीकत है भारत से पैसा लिया जाता रहा बानी अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर। हालांकि ये खुद इमरान फारूक कत्ल केस में अनवर साहब जो हैं उन वो भी मरकज़ी किरदारों में शामिल है। कितनी अहमियत है उनके इस वक्त पर इस बात को तस्लीम करने की? कुछ नहीं, ये मीडिया में रहने का एक बड़ा अच्छा सोचा समझा मंसूबा है। कौन अनवर साहब और कौन MQM और कौन सा हिंदुस्तानी पैसा। इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो गया था एक दरख्वास्त लेके इनके खिलाफ बरतानिया की अदालत में। उस दरख्वास्त का तो मुझे इल्म नहीं है उनका क्या बना, उसमें इसी किस्म के इल्ज़ाम थे। तो हुकूमत वक्त अगर संजीदा है तो उनको चाहिए कि अनवर के इस बयान पे बात करें। मेरे नज़दीक तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। सईद काजी साहब, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कोई अहमियत नहीं है, वो मरकज़ी किरदारों में है इमरान फारूक कत्ल केस में, वो कोई स्पेस चाह रहे हैं, वो किसी तरह का वादा माफ गवाही की बात है। क्या समझते हैं जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं उन पर कोई असर पड़ता है इस तरह के बयान का इस वक्त? नहीं, मैंने आपको पहले किया जी, मैंने आपको अर्ज किया
वो सिर्फ स्पेस चाह रहे हैं, पब्लिसिटी चाह रहे हैं, मौका चाह रहे हैं। अब कुछ भी नहीं है। ये वो जिस एमक्यू में वो नुमाइंदा कर रहे थे उन्होंने बड़ा काम किया होगा। दैट इज ओवर, वो खत्म हो गई है। अब खुदा के लिए इस मुल्क को आगे चलने दें। ठीक है सईद काजी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी सियासत को कोई असर पड़ता है? बाहर बैठ के कोई इस किस्म का बयान सामने आता है? देखिए, उनकी सियासत पे अब क्या असर पड़ना है। बुनियादी तौर पर जो उनकी ताकत थी वो उनके कमांडर हुआ करते थे और एक जो था यहाँ पे एक टेररिज्म की शक्ल थी। मैं इसमें इल्ज़ाम अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों को नहीं देता, वो तो अपने दिल से अल्ताफ़ को एक ज़माने में अपना लीडर समझते थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे ये एक अलग कहानी है। रही बात पैसे की, तो देखिए पैसे के नोट पे ना ये लिखा होता है कि ये हराम का है या हलाल का है, इसका ओरिजिन क्या है, मगर एक बात तय है कि काले पैसे का जो एक बहुत बड़ा आया है रेला हमारी सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर नज़रियाती सियासत ख़त्म होने के बाद, तो वो राह से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है उसको वेलकम किया जाता है। रही बात इंग्लैंड की, इंग्लैंड जो है उनके बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं। उन्होंने कई आलमी मुजरमान को पनाह दी है। पिनोशे को उन्होंने पनाह दी थी जो कातिल था बहुत लोगों का चिली में, जिसने एलांदे को जो है शहीद करवाया था। तो ये वो जो ये जराइम पेशा लोग जो हैं इन साम्राज्य की मुमलिकतों के ये एसेट्स होते हैं। ये MI5 और MI6 के एसेट हैं। ये जब तक वो उन्हें एसेट समझेंगे संभाल के रखेंगे। लिहाजा ये एक दुनिया है, ये दुनिया बिल्कुल इसी तरह चलती है जिस तरह डॉन और माफिया चलाते हैं। और ये भी आएंगे ड्रामे की तरफ के डॉन और माफिया किस तरह हीरो बन गए ड्रामों के आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो जी प्लीज। मैं इफ्तिखार साहब को शामिल, आप ड्रामे की आपने बात कर दी, लेकिन पहले सियासी रुख भी है, एक हमारे यहाँ की हकीकत भी मौजूद है। वो सियासी ड्रामा या हकीकत, इफ्तिखार साहब, वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जिस तरह से मामला चल रहे हैं, बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करते हैं कि सिंध के अस्पताल बहुत बेहतर हैं। शहबाज गिल साहब सिंध जाते हैं, जैकबाबाद अस्पताल की एक वीडियो बनाते हैं, उसको सामने रखते हैं और फिर उस पर तंज करते हैं उनके ऊपर। ये जो दो विफाक और फिर सिंध के दरमियान, वो कहता है कि जिम्मेदारी, वो कहते हैं सूबाई जिम्मेदारी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आपके पास है। ये जो बयानातबाजी, इल्जाम तराशी चल रही है, कोई अवाम की सेहत पर असर, कोई अवाम को फायदा इससे? अवाम को कोई फायदा नहीं है इस सारे खेल में। जो अस्पताल वफाक का नुमाइंदा दिखाने के लिए चला गया सूट पहन के, ना उससे अवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। और जिस तरीके से आसिफ ज़रदारी साहब का साहबजादा जिस तरीके से बात कर रहा है वो वैसी की वैसी रहेगी। देखिए बात यह है कि जो बुनियादी फंडामेंटल जो राइट्स थे अवाम के, वो तो कहीं भी नहीं है, ना KPK में, ना पंजाब में एज सच, न बलूचिस्तान में, न सिंध में। मसलन कल बलूचिस्तान का बजट पास हुआ, उसमें एक एयर एम्बुलेंस के लिए पता नहीं कितने अरब रुपया रखा गया। और मैं सोच रहा था ये एयर एम्बुलेंस कहाँ उतरा करेगी, इसके लिए कौन से अपना जगह होंगी जहाँ पे एयर एम्बुलेंस उतरेगी, किस गरीब के लिए एम्बुलेंस जाया करेगी। अब देखिए जिस मुल्क में एयर एम्बुलेंसेस खरीदी जाए, बलूचिस्तान जैसा अपना खरीदे सूबा, इससे अंदाजा लगा लें इनकी संजीदगी क्या है हुक्मरानों की। ये किसी के भी नहीं है, ना यहाँ के ना वहाँ के। यह जो BHU हमने बनाया था, बेसिक हेल्थ यूनिट, आप किसी भी बेसिक हेल्थ यूनिट में चले जाएं, खा वो KPK का हो, खा पंजाब का हो, खा बलूचिस्तान का हो, खा वो सिंध का हो, ये हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट था। बेसिक हेल्थ यूनिट, बेसिक हेल्थ यूनिट में हमें चाहिए था कि हम वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें जो हमने वादा किया था। हमारे बेसिक हेल्थ यूनिटों में गधे बंधे हुए हैं, लोगों के पास कब्जे हैं, उसके लोगों ने उस पर अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम में से कोई सियासतदान भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि 10 साल की मुसलसल जो पॉलिटिकल एक कंटिन्यूटी थी, उसकी मौजूदगी के बाद हम कुछ नहीं कह सकते किसी आमर के खिलाफ। मैं तो नहीं बोल सकता अब ज़्यादा, क्योंकि मैं आमरीत के खिलाफ बोल के थक गया हूँ। लेकिन अब जब मैं इनका 10 साल देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि इन्होंने कौन सा 10 साल में। बड़ी बात है इफ्तिखार साहब, आप आमरीत के सामने जमहूरियत को भी कह रहे हैं कि वहीं खड़ी है, जहां उन 10 सालों में कुछ ना हुआ तो इन 10 साल को भी सवालिया निशान बना रहे। बिल्कुल नहीं हुआ। आए इस पे डिबेट कर लेते हैं ना कि इस 10 साल में सूबों को कितने पैसे मिले और उन सूबों ने उन पैसों में से कितना अवाम पे खर्चा। बड़ी वैलिड डिबेट ही करेंगे, लेकिन आप जो सेहत के बेसिक हेल्थ यूनिट की बात कर रहे हैं, हुकूमत ये कह रही थी सईद काजी साहब अभी महीना डेढ़ पहले तक कि हमारे अंदाजों से बड़ा कम नुकसान है और बहुत बेहतर सूरत हाल है। आज जफर मिर्जा साहब जो कह रहे हैं वो सुनिए कि वो क्या कहते हैं और फिर आपसे इस पर सवाल रखते हैं।
3500 जो लोग फौत हुए उनमें से 72% जो फौत हुए उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा। जो लोग फौत हुए उनमें तकरीबन इतनी ही तादाद यानी कि तकरीबन 70 से 75% के दरमियान वो ऐसे लोग थे कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। तमाम बुजुर्गों को मास्क पहनना चाहिए, वो घरों में हों या घरों से बाहर हों, उनको मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। सईद काजी साहब 50 साल से ज़्यादा उम्र के 70 से 75% लोगों की बात वो कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी 2 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं प्रोग्राम में जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अलर्ट कर रहे हैं, डरा रहे हैं वो बड़ी उम्र के अफराद को। थोड़ी दानिश से काम ले लें। मेरे ख्याल में 50 साल से ऊपर लोग जो हैं ज़ाहिर है वो वल्नरेबल हैं, हमें सबको पता है, मगर ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप कोई नहीं दे रहे हैं, लोगों को मजीद डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। नहीं तो अलर्ट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, आप अलर्ट हो रहे हैं, सुन के क्या महसूस कर रहे हैं? असल बात पे आते हैं ना, मैं आ रही हूं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। बेसिक हेल्थ यूनिट की उन्होंने बात की अपना इफ्तिखार साहब ने। अब 2 बड़ी तकलीफदेह मबाइस शुरू हो गई हमारे दरमियान, एक सियासतदानों के माबैन खास तौर पर। मसलन जब ये टीवी पर बैठते हैं तो एक कहता है कि तुम बड़े चोर हो, वो कहता है नहीं तुम बड़े चोर हो। जब सेहत और फैसिलिटी की बात होती है तो कहते हैं तुमने लोगों को ज्यादा बर्बाद किया है, हमने कम किया। इस पे बहस नहीं होती कि हमने बर्बाद नहीं किया, बर्बाद हमने किया है, हमने जो है वो 16 आने की है तो तुमने जो है वो 20 आने की है। ये इनकी बहस है। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि अगर एड्स यहाँ पे है तो एड्स तो सरगोदा में भी है, माशाल्लाह मुल्तान में भी है, चलो उसको सेलिब्रेट करते हैं हम मिलजुल के। दोनों भाई जो हमारे सियासतदान हैं ये एक दूसरे के बारे में इनकी इतनी हतमी राय है एक दूसरे के बददियानत होने के बाबत और एक इंसानों को बर्बाद करने की बाबत। तो ये एक जिस जो अभी बात की ना, ठीक कहा इफ्तिखार साहब ने, पिछले 10 सालों में इन्होंने कहां अपना एतबार बनाया। हमारी ख्वाहिश थी कि रोल जो है एस्टेब्लिशमेंट के वो मुतय्यन कर देते, तुम वेलफेयर के जरिए जो है जगह बनाते अवामी रूल की और अवामी राज की। तुमने क्या किया कि तुमने जो डॉन है उनको ग्लोरीफाई किया, ड्रामे ने भी ग्लोरीफाई किया, सियासत ने भी ग्लोरीफाई किया। मुझे ये बताएं, अमेरिका में स्टडी होती है कि इंडिया के बारे में एक जराइम पेशा आदमी के इलेक्ट होने के ज्यादा चांस है बनस्बत एक साफ सुथरे के। वाई वो इसलिए कि पब्लिक सर्विस की डिलीवरी जो है वो गुंडे के जरिए होती है। जमानत गुंडा करा के देता है हमें, थानेदार से गुंडा बचाता है, हमें गैस का कनेक्शन वो लेके देता है। तो व्हाई दीज पीपल हैव डोमिनेटेड। अब आपके रोल मॉडल कौन है मुझे बताएं, कौन है रोल मॉडल? हाउसिंग सोसाइटी के मालिक तो रोल मॉडल ने, या प्रोफेसर आपके रोल मॉडल है, या जानदार आप? तो वही ड्रामे पे आगे आपने तो हकीकत और ड्रामा मिक्स कर दिया कि हकीकी जिंदगी में भी हमारा हीरो जो कि विलेन है वो हीरो बन चुका है। वही हाल ड्रामे में, ये वारिस से शुरू हुआ था। वारिस ड्रामे में हाशमत अली का जो कैरेक्टर था, उसके बाद जो है एक जराइम पेशा लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उन्हीं को आपकी गुफ्तगू पे गालिबन इफ्तिखार साहब बताना चाह रहे हैं कि वो डरे हैं या अलर्ट हुए हैं। जी इफ्तिखार साहब। आयशा बात यह है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जफर मिर्जा साहब की सारी बात सुन के। मैं चैलेंज करता हूँ जफर मिर्जा साहब को कि मुझे बताएं कि ये फैक्ट्स इन्होंने किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हासिल किए हैं, जबकि मरने वालों का पोस्टमार्टम सिरे से नहीं हुआ। तो ये झूठ क्यों बैठ के बोल रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। कौम को इस हद तक बेवकूफ़ और अहमक न समझा जाए जिस हद तक ये समझ रहे हैं। किसी एक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना पोस्टमार्टम की इजाज़त थी, तो इन्हें कैसे पता लग गया दूसरी वजूहात की वहाँ पे मौत हुई? लाएं वो फाइलें, पेश करें कौम के सामने पेश, और बताएं वो मरीज कौन से थे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये अब हमारी डेथ का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, शर्म आनी चाहिए। ये हम जब मेरी मौत का मजाक उड़ाया जाएगा 50 साल के ज्यादा उम्र के लोगों की, तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। हद हो गई है। इफ्तिखार साहब चैलेंज कर रहे हैं कि जो कुछ सियासी तौर पर भी बयान दिए जा रहे हैं वो हकीकत नहीं है। सियासी ड्रामों के बाद अगर टीवी ड्रामों की बात कर लें, मैंने इब्तिदाई में बात की कि जुमे की सपहर एक मुलाकात रही है, वर्चुअल मुलाकात थी ड्रामा राइटर से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। आमना मुफ्ती साहिबा भी इस मुलाकात का हिस्सा थी। आमना मुफ्ती साहिबा, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये मुलाकात क्या थी, आपको इससे क्या आपने अक्स किया है और हम मुस्तकबिल में इससे क्या देख सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया आयशा। ये मुलाकात अब चूँकि हम ड्रामा राइटर हैं तो हमारी गुफ्तगू ज़रा फ़र्क होती है, तो बाकी लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो ये मुलाकात तो एक बहाना थी, तो ये सिलसिला खासा पुराना है। ये इसी तरह से जब पहले आए थे कासमी साहब आए थे, तो इसी तरह तब उन्होंने बुलाया था ड्रामा राइटर्स को। ये सब लोग असल में इनकी ख्वाहिश एक ही है, और जो मैंने उस दिन PM साहब की गुफ्तगू से मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि ये PTV को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो वो बेहतरी जो है वो करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि ड्रामा की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, जो मैंने उनकी गुफ्तगू से अखज़ किया।
क्योंकि अभी तक आप सबको इल्म होगा कि 1999 से पीटीवी अपनी प्रोडक्शंस बंद कर चुका है, आउटसोर्स कर रहा है ड्रामे को। तो जाहिर है जब ड्रामा आउटसोर्स हो रहा है तो जो बाहर जैसे जिस तरह से प्रोड्यूसर्स के मिजाज हैं और जिस तरह से वो फ्री मार्केट में कंटेंट को एवेल्युएट करते हैं वो उसी तरह से लेके आ रहे थे। और पीटीवी चूँकि एक जाहिर है एक स्टेट का ओन्ड एक चैनल है तो उनके जाहिर है कि बिल्कुल डिफरेंट मामलात हैं, तो वो उसकी इब्तदा शायद करना चाह रहे हैं। गुफ्तगू में उन्होंने कहा बहुत कुछ, लेकिन ये मैंने अखज़ किया कि शायद वो टेलीविजन ड्रामा की प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर्सनल प्रोडक्शन। जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा सुना, मतलब ड्रामा राइटर्स को ज्यादा सुना, या ड्रामा राइटर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ज्यादा सुना? जी उन्होंने एक ब्रीफ दिया हमें और कुछ उसके बाद मौका दिया बोलने का। तो चूँकि आपको पता है कि ये वर्चुअल मीटिंग थी तो थोड़ी सी फ़नी ख़राबी की वजह से कुछ देर के लिए लाहौर सेंटर का माइक बंद हुआ, जिसमें बदकिस्मती से मैं भी गुफ्तगू ना कर सकी उनसे, और कुछ देर के लिए कराची सेंटर का माइक बंद हुआ जिसमें जंजबील ने उनसे बात कर सकी, जंजबील आसिम शाह। और इसी तरह इस्लामाबाद में इफ्तिखार आरिफ, फ़ारूक कैसर और साजी गुल मौजूद थे, तो वो लोग भी लिंक डाउन होने की वजह से शामिल ना हो पाए। तो जो तमाम पार्टिसिपेंट्स थे वो तो उनसे उनकी गुफ्तगू का जवाब नहीं दे सके, तो ब्रीफ उन्होंने ही दिया हमें। और एक आध जो यहाँ से ज़ाती ख्यालात थे वो 4-5 राइटर्स ने वो उन्होंने अपने ख्यालात, जैसे आप कह रही हैं कि ये कोई ब्रीफ नया नहीं है, कासमी साहब का भी आपने ऊपर जिक्र किया, कुछ नतीजा तब ना निकला, अब क्या उम्मीद रखती हैं या ये बस मुलाकात बहाने ही है? देखिए मैं इस नाउम्मीद तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो मुझे बिल्कुल भी नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि तब भी मुझे उस वक्त भी 10-12 लोगों को कासमी साहब ने बुलाया था और चूंकि उनका ताल्लुक अदब और सहाफ़त से था तो हमें उम्मीद थी कि पीटीवी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। और मैं बिल्कुल तमाम सियासी नज़रियात और उनसे बाला तर होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन को हमेशा ये ताना मिला कि पीटीवी के ड्रामे तो बहुत अच्छे होते थे, आपके ड्रामे बहुत बुरे। तो मैंने हमेशा ये कहा कि हमें स्टेट ये मौका दे, पीटीवी के लिए लिखने का हमें मौका दे, हम भी उस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेट ओन्ड टेलीविजन पे हमें मौका मिलेगा। तो कासमी साहब को भी ये तजवीज़ मैंने ही दी थी कि आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो तब तो प्रोडक्शन स्टार्ट मेरा ख्याल है कि नहीं हो पाई। कॉन्टैक्ट मुझसे भी एक आध बार किया गया, लेकिन उसके बाद मजीद उस पर बात आगे नहीं चली। ठीक है, और अभी हमें बड़ी भारी तुर्की से एक प्रोडक्शन लेकर आए हैं जो कि दिखाई भी जा रही है, जिसको खुद वजीर आजम भी प्रमोट करते रहे। सईद काजी साहब उम्मीद की बात कर रही हैं, आमना साहिबा, वजीर आजम साहब भी तब्दीली की बात के साथ और चाहते हैं तब्दीली के लिए। वजीर आजम इमरान खान का ड्रामे के को इतनी संजीदगी से लेना, ड्रामा राइटर से मिलना, क्या वाकई उनको अब ऐसा लग रहा है कि ड्रामे के जरिए भी कोई तब्दीली माशरती तौर पर मुमकिन है? देखिए, तारीख में ड्रामा फॉर सोशल चेंज तो यूज़ हुआ है, बड़े बड़े लिखारी जो हैं उन्होंने लिखा समाजी तब्दीली के लिए, मगर हमारे यहाँ जो ड्रामा है, अब एक तो जो कमर्शलिज्म आया है, इसकी वजह से ड्रामा जो है कमर्शलिज्म ने जो ओवर डू किया है ना, इसमें मेयार बहुत, मैं सिर्फ ड्रामे को नहीं कह रहा, आप गाने को देख लें, आप म्यूज़िक को देख लें, उसका क्या हुआ, और फिर अदब और शायरी में क्या नाम थे और आज कौन से नाम है, आप उनका तकाबुल कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये देखें, ड्रामे की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है वो ज़िंदगी को मुनक्किस करता है, और ये हकीकत है कि आपकी ज़िंदगी में रोल चेंज हो चुके हैं, आप शरीफ आदमी लाइबिलिटी बन गया है। अब आप ड्रामे में जिस वक्त तक 4 बड़ी बड़ी जीपस्टर्स ना दिखाएं एक बहुत बड़े पोर्च में खड़े तो ग्लैमर नहीं आता। साहब आपने ऊपर भी जिक्र किया कि विलन हीरो बन गया, क्या हकीकी जिंदगी उठ के ड्रामे में चली गई, यानी कि ड्रामा इंस्पायर हो गया हमारे माशरे की हकीकत से, या ड्रामा ये दिखा रहा है और हकीकी जिंदगी उसके मुताबिक? अरे भाई, मैं आपके रोल मॉडल कौन है मुझे बताएं ना, बिजली ब्लैक करने वाले, जो सब्सिडियां लेने वाले चीनी के, बोले कौन लोग हैं, हाउसिंग सोसाइटियां, कब्जे ग्रुप, मुझे बताएं क्या आपने नौजवान के लिए क्या छोड़ा, आपने कौन सा तालीम हासिल करके यहाँ पे बंदा जो है, पहले तो ये जो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली हैं इनकी औकात ट्यूशन सेंटरों से गई गुजरी है, एक यूनिवर्सिटी जो है आलमी तौर पर नहीं आती, ये पैसे लेते हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बराबर और पढ़ाते जो हैं आपको पता है जो बंदे वहाँ पढ़ा रहे। अब बात क्या है, आप बताएं ना, आप ड्रामा क्या लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे? कभी आपने इस आदमी के 90% आदमी की जो इकोनॉमिक रियलिटी है, मैंने तो नहीं देखा बड़े अरसे, ये अलग बात कि एक ज़माने में ड्रामा मेरा जो है वो जरिए मुआश था, मैं उस्ताद रहा हूँ, तदरीस करता रहा हूँ, अंग्रेजी ड्रामा पढ़ाता रहा हूँ। बात यह है कि उसके बाद तो मुझे हिम्मत नहीं हुई देखने की इसमें मेरी कमी और कोताही होगी, मगर सवाल ये है जो भी इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, वेयर आर रियल इशूज़, इस मुल्क की इकोनॉमिक रियलिटी कहाँ है? ड्रामे में मुझे तुम जीपस्टर दिखाते हो, मेरे पास तो चिंची भी नहीं है, मुझे बताओ। मेरे पास तो गंदा पानी पी के मेरे 40% बच्चे बीमारियों से मर जाते हैं, मेरे बेसिक हेल्थ यूनिट्स कहाँ पे हैं?
ये मुझे तुम मुहद्दब अच्छा लगाकर ये जो 25-25 30-30 करोड़ के घर दिखा के मुझे खौफजदा करते हो, मेरी अरमान टूटते हैं। और फिर खान साहब कहते हैं जी बच्चे खुदकुशियां करते। आपको समाजी तब्दीली सबसे पहली सियासत लाती है, सियासतदान लेके आते हैं, सियासी तहरीकें लेके आती हैं, मगर जब वो कब्जा ग्रुपों के कब्जे में चली जाती हैं तो उसके बाद आप ड्रामे लिख लें, जो मर्जी कर लें। अब ड्रामा क्या लिखना है, अब होगा क्या मैं बताता हूं। भाई जी मैं ड्रामा लिखा जी 5 लाख का बनाया तो करोड़ का खरीद लो, यही होता रहा। पीटीवी में नहीं होता रहा कि पहले जो है वो तय करो, उसके बाद ड्रामा लिखो, दिहाड़ी लगो, निकलो। का तहफ्फुज़ तरजीह बन गया है, बाकी बातें कहीं पीछे रह गई। जो सईद काजी साहब बात कर रहे हैं, ड्रामाई किरदार हकीकत से भी बड़े हो चुके हैं। इस पे बात करते हैं। आमना साहिबा, आप लिखती हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, आप ड्रामे के लिए लिखती हैं। आज का नौजवान मजहबी तारीख को पढ़ना चाहता है, आज की कहानी में तवज्जो रखता है। किस तरह से बेहतर तौर पर जो वजीर आजम साहब चाह रहे हैं वो नौजवान तक बात पहुंचाई जा सकती है? देखिए आयशा, ये दोनों जो हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, इफ्तिखार साहब, सईद साहब, हम तो इनके आगे तिफले मकतब भी नहीं है। तो ड्रामा जो है वो बिल्कुल इस वक्त पे जहाँ पे है वो उस जगह पहुँच चुका है जहाँ पे आदाब अर्ज़ और जवाब हाजिर हमारे डाइजेस्ट हुआ करते थे, उस जगह। उसकी वजह ये है कि नौजवान जिसका आपने जिक्र किया, उस मीटिंग में भी कहा, फसी ने कहा, और ये हमारी आपस में बात भी होती है, नौजवान पीटीवी का या हमारा तमाम जो भी टेलीविज़न पे जो नज़र आ रहे प्राइवेट चैनल, उनका ड्रामा वो नहीं देख रहा। उसके पास नेटफ्लिक्स मौजूद है, उसके पास अमेज़न मौजूद है, उसके पास यूट्यूब मौजूद है, वो हमारा ड्रामा नहीं देखता। ये तो एक बात आ गई दो टोक के ड्रामे का। जब एक चीज़ वो देख ही नहीं रहा, उससे वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, तो वहाँ हम जो भी करें वो नहीं देख रहा। हमारे इस वक्त पर जो टारगेट ऑडियंस हैं वो 15 से 45 साल की घरेलू ख़वातीन। अब ये घरेलू बाजारू ख़वातीन की खैर मुझे तकसीम समझ नहीं आती, लेकिन ये वहाँ पे बताया जाता है कि वो ख़वातीन, इट मीन्स के जो बिल्कुल भी बाहर की ज़िंदगी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं और वो अपनी सलाहियतों से सिर्फ अपने घर को चला रही हैं, तो उनके ही मसाइल हैं, उन्हीं के मामलात हैं, जो घर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसी के ऊपर हमारे ड्रामाज बेस्ड कर रहे हैं। 4-5 जो भी चैनल्स हैं वो उन पे दिखा रहे हैं, बाहर की हम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, उस मीटिंग में हमारे पीएम साहब ने तुगलक की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा इस्लामी ड्रामा है और इससे हमें इस्लामी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं और वो इसी तरह के ड्रामे चाहते हैं कि बनेंगे। और आसिम बाजवा साहब ने कहा कि हम तकरीबन जब हसीना आपा से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इसी तरह के 3 तारीख़ी ड्रामे हम बनाएंगे, उस पर हमारी बात हो चुकी है। यानी जो प्रोडक्शन हो रही है टेलीविज़न पे अब जो होगी मुस्तक़बिल में, जिसके लिए पीएम साहब ने ये भी कहा कि हम बेहतर करेंगे मज़ीद पीटीवी को, तो वो प्रोडक्शन तारीख़ी ड्रामों की ही होगी। तो उसमें यहाँ तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब वो तारीख़ी ड्रामे नौजवान के साथ अगर आप लेके आते हैं, देखिए आज का नौजवान जो है ना, वो मैंने अपने बचपन में आखिरी चट्टान बहुत बचपन में और ये सब देखी थी, तो बड़े दिल में जज्बा आता था कि तलवार लो और घोड़ा लो और निकल जाओ और अपनी जान दे दो या किसी की जान ले लो। उसके बाद आपने देखा कि हमसे पिछली जनरेशन ने और हमारी जनरेशन ने जाने दी भी और जाने ली भी, लेकिन उसके बाद उनको कह दिया गया कि तुम दहशतगर्द हो। तो अब आप क्या समझते हैं कि मेरा बच्चा जो आज 19 साल का है वो अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा और वो टीवी ड्रामे की बात सुनेगा? ऐसा नहीं है, वो मेरी बात भी नहीं सुनता, उसका जहन खुला है, उसके सामने पूरी दुनिया खुली है, तो वो उसकी बात करेगा। आप ज़रूर बनाएं, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाइए। देखिए ड्रामा जो है ना वो एंटरटेनमेंट का एक टूल है, एंटरटेनमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप थर्ड वर्ल्ड के लिए लिख रहे हैं तो ज़रूर आप कीजिए, लिखिए, कोशिश कीजिए कि आप उससे सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन बेसिकली इट्स अ टूल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो तारीख़ी ड्रामा जो वैसे एक बड़ी अहम चीज़ है एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इससे मैं नहीं समझती कि नौजवान को कुछ बना सकते हैं। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अभी जो आमना ने हमें बता दी कि इसके अंदर इस्लामिक तारीख की बात की जा रही है और टर्किश ड्रामे की बात की जा रही है कि उससे इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं, कुछ वैसी प्रोडक्शंस होंगी। यही बता दूं कि ये जो ड्रामा है इसको खुद टर्की वाले हिस्टोरिकल फिक्शन कह रहे हैं, तो क्या हम उस फिक्शन को इस्लामिक हिस्ट्री बता के सामने रखेंगे? और जिस तरह आमना साहिबा ने बात की, इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू भी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कौन से ऐसे मामलात हैं या कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जो टीवी पर दिखाए जा रहे हैं और असल में बुराई का सबब बन रहे हैं। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सईद काजी साहब, जहां गुफ्तगू छोड़ी जो आमना साहिबा बात कर रही थी, टर्किश ड्रामे का भी जिक्र किया गया वहां पर, और इस्लामी तारीख, वैसे कुछ ड्रामे पाकिस्तान में प्रोडक्शन की बात की गई। खुद वो तारीखी ड्रामा तुर्की वाले उसको हिस्टोरिकल फिक्शन कहते, तो क्या हम यहाँ पर उस फिक्शन को तारीख का नाम देकर या उस किस्म के यहाँ भी जो नॉवल ड्रामा, जिस तरह भी आमना साहिबा ब्रेक में बात कर रही थी कि उन्होंने कुछ कहानियों को या नॉवेल्स को ड्रामे की शक्ल में जब लेके गई तो नहीं ऑडियंस ने देखा,
तो फिक्शन को तारीख कह के कहा जाए और फिर हम इतना अटैच हो जाते हैं कि इस टर्किश ड्रामे के हीरोइन की असल जिंदगी लोगों को हजम नहीं हो रही थी। देखें आयशा कि जब आपके पास मुस्तकबिल और हाल नहीं होता तो आप तारीख की अफ्यून बेचते हैं अपनी नस्लों को। सवाल ये, तारीख पढ़नी चाहिए, बहुत अहम चीज़ है। तारीख के बगैर हाल कोई नहीं होता। तारीख को पढ़ने के कई फ़वायद होते हैं। बंदा जानता है तारीख कौन बनाता है, मोमेंट बनाता है, मैन बनाता है, ग्रेट मैन बनाता है। ये सब मुख्तलिफ थेरीज हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर सवाल ये है कि जब आपके पास मुस्तकबिल का कोई रास्ता नहीं होता, 1 इंच आप तारीख को आगे नहीं लेके जा सकते, तो आप माजी के मज़ारों की तरफ हमें धकेल के बताते हैं कि हम बड़े अजीम हुआ करते थे और तलवार टूट गई। अरे भाई मेरी कमर टूट गई है गुर्बत और भूख से। मेरी आज की बात करो, मुझे बताओ मेरी बिजली का बिल जो है मेरे घर के किराए से बढ़ गया है, मुझे बताओ। मैं यहाँ पे 2 करोड़ बंदा बेरोजगार होने जा रहा है, उसके लिए तुम्हारी क्या पॉलिसी है? क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं जा सकते। आपका तबका तारीख को जो यहाँ का हुक्मरान तबका है, जो यहाँ के ज़राए पैदावार पे काबिज है, जो असम्बलियाँ जिसके कब्जे में है, जिसके कब्जे में बैंक्स हैं, हर चीज़ है, तुम 1 इंच आगे अपने 4 टकों के मफाद से आगे तुम्हें नजर नहीं आता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज हुआ, जो अमेरिका में हुआ, खोलो आंखें। अमेरिका में ऐसे होता है, हम हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। अच्छा जी, अमेरिका में भी ऐसे होता है। अब जो हुआ अमेरिका में देखो, और उन्होंने बगावत कर दी है और उन्होंने नोटिस दे दिया अपनी रूलिंग क्लास को कि हम वो दोबारा आएंगे। वो अपने सबक सीख के पीछे गए हैं। गली जाग रही है, दुनिया बदल रही है। हम उधर जो है तलवार पकड़ा के, तो हम यलगार हो, मुझे डान काटे याद आ जाता है। बड़ा अहम सवाल है कि जिसे कहानी लिखने वाला कहानी लिख रहा है, नॉवल लिखने वाला नॉवल लिख रहा है, हम उसे तारीख क्यों? अरे भाई मैं ये कहता हूं, आज तारीख बनाने की बात करो। सियासतदान ने तारीख बनानी होती है, जो पैगंबरों का पेशा है, ये चक्कों के हाथ में आ गया। वही जो आप बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, तख्लीक के लिए माहौल की बात की जाती है, तखय्युल के परवाज की बात की जाए। आमना साहिबा कहती हैं आज के लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे जाते हैं। जदीद मौज़ूआत, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, दुनिया कहाँ जा रही है, आज का नौजवान क्या देखना चाह रहा है, किस तरफ देख रहा है, वो हमारे मौज़ूआत क्यों नहीं है? वो ज़िंदगी की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं? क्या वो माहौल ही नहीं है, वो शऊर ही नहीं है यहाँ पर? देखिए, एक बात है कि जो बातें काजी कह रहा है, काजी तो जितने भी स्पॉन्सर हैं ना ड्रामे के, उनको भगा रहा है। ये लोग जिनकी ये बुराई कर रहा है वो ड्रामे के स्पॉन्सर हैं और फिल्म के स्पॉन्सर हैं। वही आपको इश्तिहार देते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर आपकी चीज़ें चलती हैं, उन्हीं के पैसे आप कमाते हैं। आप भी कमा रहे हैं, मैं भी जब ज़माने में नौकरी करता था तो मेरी तनख्वाह का भी बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं लोगों की तरफ से आता था जिन सरमायादारों के खिलाफ मेरा दोस्त कादी इस वक्त तकरीर कर रहा है। आइए अब ड्रामे की तरफ। ड्रामा बिल्कुल हकीकत के करीब भी होना चाहिए, लेकिन वो बड़े ऐसे ड्रामे होते हैं जिसको आप इसको व्यूअरशिप नहीं मिल सकती। मैं इत्तेफाक करता हूँ आमना से, इसको व्यूअरशिप नहीं मिल सकती, लेकिन वो बहुत ही अच्छे ड्रामे होते हैं। मैंने एक इंडियन फिल्म देखी जो मिर्चों के ऊपर, मिर्चें, उसमें मिर्चों का एक खुशक की हुई थी, वहाँ से कैरेक्टर्स चलते हैं। तो मैं सोच रहा था ये कौन देखेगा, बाकी कोई नहीं देखते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के पैसे कमाने के लिए नहीं होती। अब आए जो आप बात कर रही हो टेक्नोलॉजी की, ऐसी सी फिल्में आ रही हैं इंग्लिश कि आने वाले कल के बारे में आज पिक्चर बन जाती है और हम कहते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने 10 साल पहले किसी फिल्म में देख ली थी। तो ये बातें ठीक है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें रीथिंक करना चाहिए। पीटीवी का रोल हो सकता है कि वो अच्छे पैसे दे दे। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कोशिश की गई थी NDFC बनवा के, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस अपना बनने की, फिल्मों की कॉर्पोरेशन बनाने की कोशिश की गई, वो भी नहीं कामयाब हुई। हालांकि बहुत ईमानदारी से काफ़ी अच्छे लोग उसमें शामिल हुए, नहीं कामयाब हुई। ये अब नहीं कामयाब हो सकती। ये चला गया, कमर्शलाइजेशन का दौर है, उसमें चला गया। हम सॉरी, हमारी कोई कोशिश का मैं, हाँ, इमरान खान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर भी हैं और सब कुछ है। वो इस्लामी तारीख पर काम फिलहाल करना चाह रहे हैं। जो मेरे पास खबर इस मुतालिक सारी थी, उसमें मुआशरे में अखलाकी पस्ती की जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस पे तनकीद की, वो तलाक की बढ़ती शरह, मगरबियत पसंदी और अखलाकी गिरावट, ये तमाम वो चीज़ें जो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सवाल ही पैदा होगा, फिर बुरी बात हो जाएगी, कौन ये बात कह रहा है? वो ड्रामे के मौज़ूआत से वो कह रहे हैं कि इन मौज़ूआत पे जाने की वजह से अखलाकी गिरावट माशरे में बहुत आ रही है। इफ्तिखार साहब, मैं इसी बात को लेके अगर जाऊं, वो नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि तारीख बहुत अहम है। आमना साहिबा, ये कहिएगा कि अभी जो इफ्तिखार साहब और सईद काजी साहब ने बात की, हमारा ड्रामा घरेलू मामलात, घरेलू पॉलिटिक्स, घरेलू तनाज़ात, इससे आगे जाने को तैयार नहीं है। क्या राइटर के पास भी कैनवस यही है, उसका तखय्युल यहीं तक का है, या जिस तरह सईद काजी साहब और इफ्तिखार साहब बात करें, दुनिया कहीं 2020 का नौजवान जिसके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है, वो दुनिया पढ़ रहा है, दुनिया जान और देख रहा है सेकंड्स में,
हमारा राइटर नहीं जाना चाह रहा उस तरफ। आमना साहिबा, आमना साहिबा आप सुन सकती हैं मुझे? जी, मुझे में आवाज़ आ रही है आपकी। जी देखिए, राइटर के यहाँ पे ऐसे मसाइल नहीं हैं। राइटर, आप क्या समझते हैं कि राइटर जो जिस चीज़ों से बड़े बड़े लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, राइटर की क्या मजाल है कि वो कुछ वो लिख पाए। मैं ड्रामा राइटर की और फिल्म राइटर की, कमर्शियल उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, ये आपको भी इल्म है कि ये जब एक सप्लाई एंड डिमांड होती है, जैसे हम ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं या हम प्लास्टिक फूड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि हम ख़राब चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये आगे जाके मास प्रोडक्शन जो है ये लोगों की सेहत के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बुरी होगी, उनको इल्म है। लेकिन क्या करें, फार्मिंग होती है ना। फार्मिंग में आज जो गंदम हम काश्त कर रहे हैं, जो हम खिला रहे हैं लोगों को, ये कई हज़ार साल के बाद के इंसान के साथ कि उसमें इतनी ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन दूसरी सूरत में क्या होगा कि इंसान कहत से मरेगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें, इनमें हम एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसमें कोई शख्स भी जिम्मेदार नहीं है। ये एक पूरा दुनिया में आबादी का फैलाव और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया है, उसको हमें और नज़र से देखना होगा। हम सिर्फ यहाँ नज़रियों के डंडे लेके नहीं फिर सकते। हमें इसको बहुत इन चीज़ों को समझना होगा, इनको प्रोपोर्शन वाइज सेट करने की ज़रूरत है कि ऑफ बीट प्लेस। आमना साहिबा, बड़ी क्रिटिकल बात या एनालिसिस आपने दिया इस पूरी सूरत हाल का। आपने माजी की एक मुलाकात का जिक्र किया, एक हालिया मुलाकात है। क्या रूलिंग एलीट में या हुक्मरानों के पास वो समझ है जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं? जितनी पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी है, सप्लाई एंड डिमांड, क्या पता नहीं कि आप सोसाइटी को क्या डैमेज देने जा रहे हैं? क्या वहां पर वो चीज़ नजर आती है कि आज की दुनिया के नौजवान को क्या देखना चाहिए, क्या देखेगा और किस तरह आपने उसे बनाना है? आप वो सेंस समझती हैं उस जगह पर मौजूद है? देखिए, यहाँ मैं दो बातें समझती हूँ कि अकेली सिर्फ एक पीटीवी, मतलब उनकी समझ बूझ को तो मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकती। देखिए, माशाल्लाह समझदार होंगे तो हुक्मरान है ना, तो मैं और आप तो नहीं बन के, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। तो कोई ख़ास किस्म की समझदारी खुदा की अता है तो वो वहाँ है। तो इसलिए जिसकी खुदा जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो मैं तो ये बात मानती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट ड्रामा या जैसे ड्रामा चल रहा है उसको बंद करके और अचानक पीटीवी के ऊपर एक ड्रामा ऐसा चलाएंगे तो अकाबी रूह बेदार हो जाएगी जवानों में और वो लपट के पलट के। ठीक है आमना साहिबा, मुझे बड़ा क्विक दो जवाब चाहिए, वो करेंगे। सईद काजी साहब की दुनिया में फायदा है क्या इस तरह हो जाना जो है उससे पाकिस्तान किसी जगह पहुंच जाएगा? अगर आप उनके ऐसे भी व्यूज हैं या वो ऐसा भी समझते हैं कि ड्रामा एक टूल है, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज्यादा सिंसियर हैं शायद। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक, सिंसियरिटी पे किसी को शक नहीं है। बात कैपेसिटी की और उस चीज को अंडरस्टैंड करने की बात कही ना इन्होंने, इफ्तिखार साहब ने एक बात की, मैं उस पर जरा कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए बात ये है कि आप रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक लगाएं इंडस्ट्री। यहाँ कितने टाइकून बने हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के जरिए वो ऊपर आए हैं। यहाँ आप सियासत में अंदर दाखिल होते हैं, पहले आप 4 कब्जा ग्रुप साथ लेते हैं। ये कौन सी सरमायादारी है यार? भले उनकी मेरी तनख्वाह उन्हीं के पैसों से मैं आती रही होगी माजी में या जो भी। कितने लोग हैं मुझे ये बताएं। आप एक आइन बनाते हो, तुम्हारा तबका आइन बनाता है, मोची नाई सईद काजी असेंबली में नहीं पहुंचता। आप मुझे ये बताएं कि जो तुमने अपने लिए कानून वजह कर रखे हैं उस पर अमल करते हो, टैक्स देते हो, हैं? टैक्स चोरी में तुम दुनिया में सबसे आगे हो। अरे भाई आप मुझे बताएं ना। हम ये कहते हैं कि तुम अपने रूल्स ऑफ बिजनेस जो तुमने बनाए हुए हैं उसके तहत चलो। वो कहते हैं नहीं मैंने सब्सिडी लेनी है, मैंने तो कब्जा करना है, मैंने तो ओवरनाइट रात को रिच होना है। यार यहाँ हिंदू भी सरमायादार थे, एक दुकान से शुरू होते थे और कहां तक सेठ बनते बनते 2 नस्लें लग जाती थी। अब एक 5 साल का दौर लगता है, हुकूमत में जाएं बाहर निकले तो जनाब वो आप मोटरसाइकिल से जो है वो जीप पे बैठे होती है। ये कौन सी सरमायादारी यार? मुझे ये बताएं। मेरे पास में वक्त खत्म हुआ। मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।